हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप अपने परिवारजनों के साथ अपने घर में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का वीडियो मैं डेली लेके आपके सामने आ रहा हूँ। आज भी मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है फिजिक्स लेक्चर थर्ड। तो आइए बिना समय गंवाए फिजिक्स लेक्चर थर्ड की शुरुआत करते हैं। कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है, उसका हमने उदाहरण भी बताया। एक बार कम समय में फिर से मैं प्रेरण द्वारा आवेशन के उदाहरण को रिवाइज कर दूं ताकि आपके दिमाग में वो सारी बातें फिर से आ जाएं। जैसा कि हमने कल बताया कि प्रेरण द्वारा आवेशन करने के लिए एक जो है अनावेशित गोला लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इसे धनावेशित करना है कि ऋणावेशित करना है। तो जैसा कि मैंने जो है ये निर्णय लिया, ये डिसाइड किया कि इसे धनावेशित करना है। तो धनावेशित करने के लिए हमने कहा कि एक ऋणावेशित छड़ लेंगे और इस ऋणावेशित छड़ को इस अनावेशित गोले के पास ले जाते हैं, जिसके वजह से ये ऋण आवेश इसमें उपस्थित धन आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये धन आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ऋण आवेश को धक्का दे देता है आगे की तरफ। तो ऋण आवेश इसमें उपस्थित ऋण आवेश दूसरी सतह पर चले जाते हैं। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि इस ऋण आवेश को किसी तरीके से यहाँ से हटाना होता है। तो इस ऋण आवेश को हटाने के लिए ये हिस्सा पृथ्वी से भूसंपर्कित कर दिया जाता है। भूसंपर्कित करने के बाद जब भी भूसंपर्कित किया जाता है तो ये ऋण आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं और बच जाता है सिर्फ धनावेश। इसके बाद हमने बता रखा था कि इसके बाद इस आवेशित छड़ को हटा लिया जाता है। जब ही आवेशित छड़ को हटाते हैं तो ये बचा हुआ धनावेश इस पूरे सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे इस पर सिर्फ और सिर्फ धनावेश रह जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये पूर्णतः क्या हो गया, धनावेशित हो गया। पूर्णतः धनावेशित हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे केवल धनावेश ही है। कोई जरूरी नहीं कि इसको धनावेशित ही किया जाए। आपका जो है चॉइस हो सकता है कि हम इसे ऋणावेशित करें। तो ऋणावेशित करेंगे तो ये जो छड़ है ये छड़ धनावेशित लेंगे, ये जो छड़ है इस छड़ को धनावेशित लेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे तो लास्ट में ये गोला ऋणावेशित हो जाएगा, यानी कि इस पर ऋणावेश आ जाएंगे। ये बताया जा चुका है। फिर से हमने रिवाइज इसलिए किया कि आप लोगों में से कुछ लोगों का ये कमेंट था कि वीडियो अच्छा से नहीं दिख रहा है, आवाज़ अच्छी नहीं थी। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ बेहतर से बेहतर आए और आप लोगों को स्पष्ट दिखे भी।
सारी चीज़ें। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी हैं और समझने योग्य हैं। क्वेश्चन है दो अनावेशित गोलों को एक साथ प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित किया जा सकता है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि एक अनावेशित गोले को हम आवेशित कैसे करें, यहाँ पर दो अनावेशित गोलों को एक साथ आवेशित कैसे करें, ये सीखना है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं कि कैसे दो गोलों को हम एक साथ आवेशित कर सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले जरूरी है कि हम दो अनावेशित गोला लें और उसको एक विद्युतरोधी स्टैंड पर लगा दें। यह आपका विद्युतरोधी स्टैंड है, यह आपका विद्युतरोधी स्टैंड है और ये दो अनावेशित गोला है। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में इसको स्टैंड पर रख करके दोनों को एक साथ टच करके रख देते हैं। दोनों देखिए, ये अनावेशित गोला है, ये विद्युतरोधी स्टैंड है, सब लिखा हुआ है। आप लोग ऐसे ही जो है इसका नोट्स बना लेंगे, क्योंकि ये हमने आप लोगों के लिए लिख रखा है ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब उसके बाद से सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि इसमें तो आवेश है, ये अनावेशित है का मतलब इसमें आवेश है, लेकिन जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है, जिसके वजह से ये दोनों क्या है, विद्युत उदासीन है, यानी कि न्यूट्रल पोजीशन में। अब क्या करेंगे, इसके पहले आपने देखा कि आवेशित एक छड़ लाते हैं इसके करीब, गोले के करीब। इसमें भी वही काम करेंगे कि सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि इस अनावेशित गोले के पास एक आवेशित छड़ लाएंगे। अब ये छड़ आपका धनावेशित छड़ भी हो सकता है, ऋणावेशित छड़ भी हो सकता है, कोई भी छड़ आप ला सकते हैं, दोनों में से कोई भी छड़ ला सकते हैं। तो चलिए हमने जो है धनावेशित छड़ लिया है। धनावेशित छड़ जब ही इस अनावेशित गोले के पास लाते हैं, करीब लाते हैं, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि इसमें टच नहीं कराना है, क्योंकि ये जो है जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि प्रेरण द्वारा आवेशन में हम टच नहीं कराते हैं बल्कि उसके करीब लाते हैं। तो जैसे ही इस धनावेशित छड़ को इस अनावेशित गोले के करीब लाते हैं तो होता क्या है, प्रेरण के कारण, प्रेरण में होता क्या है कि ये धनावेशित है तो ये क्या करेगा, इन गोलों में से, चूंकि ये दोनों टच हैं तो इसमें के ऋणावेश इसकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि धनावेश ऋणावेश को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, आकर्षित करेगा। ये देखिए आकर्षित करेगा अपनी तरफ। तो अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के टच में हैं, तो इसमें से भी ऋणावेश इस साइड में आ जाएगा, यानी इसके करीब आ जाएगा, यानी दोनों गोलों का ऋणावेश इस छड़ के करीब, यानी छड़ के सामने वाले हिस्से पर आ जाएगा, के पास आ जाएगा, और समान आवेश एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो इन दोनों में जो धनावेश होगा वह क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, यानी कि दूसरी सतह पर चला जाएगा, दूसरी सतह पर चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं कि ये ऋणावेश एक तरफ हो जाएगा और धनावेश एक तरफ हो जाएगा। चूंकि धनावेशित रॉड है तो इसकी तरफ ऋणावेश आएगा और दूसरी तरफ धनावेश चला जाएगा। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको भूसंपर्कित आपको नहीं करना है जैसा कि इसके पहले आपने कर रखा था। बस आपको ये करना है कि अब इसमें जो है ऋणावेश एक तरफ चला गया, धनावेश एक तरफ चला गया, तो रॉड को पहले आपको नहीं हटाना है। अगर रॉड हटा लेंगे पहले तो फिर से क्या होगा भाई, ये दोनों टच में हैं तो ऋणावेश धनावेश एक साथ मिल जाएंगे फिर से, और फिर पहली वाली ही पोजीशन आ जाएगी, फिर पहली वाली ही पोजीशन आ जाएगी, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आपको ये छड़ को बिना हटाए इसमें से एक गोले को स्टैंड सहित हटा देना है। तो थर्ड स्टेप में आपको यही करना है। देखिए थर्ड स्टेप में क्या किया गया है, देखिए
धनावेशित गोले को ये देखिए स्टैंड से दूर कर दिया गया है, यहाँ था, यहाँ से दूर कर दिया गया है और ऋणावेशित गोला और स्टैंड के साथ यहीं पे बना हुआ है और छड़ भी यहाँ बना हुआ है। अब क्या करेंगे भाई, अब ये तो दूर हो गया धनावेश लेकर के और इस पर ऋणावेश बच गया है, तो अब छड़ को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। अब छड़ को हटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए अगर इस छड़ को हटा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छड़ को हटा लेंगे तो फिर ये ऋणावेश जो एक तरफ इकट्ठा हुआ है, अब वो क्या हो जाएगा, समान रूप से पूरे सतह पे वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये धनावेश जो ही इससे अलग हम करेंगे इस गोले को, तो धनावेश भी इसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं छड़ भी हट गया और दोनों गोला अब क्या हो गया, आवेशित हो गया। एक गोला ऋणावेशित होगा तो दूसरा गोला कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों का उद्देश्य भी यही था, क्वेश्चन भी यही था कि दो अनावेशित गोलों को एक साथ आवेशित हम कैसे करें। तो इस तरह से ये दोनों गोला आवेशित हो गया, एक साथ आवेशित हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद से जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार में कल हमने बताया था आप लोगों को कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। तो ये बदलने वाले नहीं है, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन इनकी परिभाषा हम कैसे लिखें, पॉजिटिव चार्ज। अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा धनावेश और ऋणावेश, बट इसको परिभाषित कैसे करें, तो इस पे जो है कंसंट्रेशन बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि धनावेश का मतलब कोई भी बॉडी धनावेशित कब होगी, जब उस बॉडी से यानी कि उस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है एक गोला है जिस पर जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है, यानी कि ये अनावेशित है, आवेशित नहीं है, ये अनावेशित गोला है। अब क्या करें, इस पर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दें, किसी दूसरे सतह पर भेज दें, किसी दूसरे पिंड पर भेज दें। तो अब देखिए जब ही ये ऋणावेश निकल गया तो ऋणावेश कितने हो गए, 3, धनावेश कितने हैं, 4। तो किसकी संख्या बढ़ गई, धनावेश की। ऋणावेश की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब कि ये गोला धनावेशित कहलाएगा। तो अब परिभाषा बना सकते हैं आप कि किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, यानी कि सामान्य अवस्था से मतलब न्यूट्रल पोजीशन से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए, कम हो जाए। तो यानी कि धनावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। देख सकते हैं, तो ये कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। ये दिखाने का तरीका है। ठीक ऐसे ही ऋणावेश में देखेंगे, ऋणावेश में यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर क्या करना है कि बाहर से कोई मान लीजिए कि गोला है, अनावेशित है, तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाके डाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाल देंगे। तो देखिए पहले कितने थे भाई, 4 धनावेश थे और कितने ऋणावेश थे, 4 ऋणावेश थे। तो ये किस पोजीशन में था, न्यूट्रल पोजीशन में था। ठीक है, बाहर से आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5। देख लीजिए 4 और 1 5। धनावेश है 4, ऋणावेश हो गए 5। इसका मतलब कि ऋणावेश की संख्या इसमें बढ़ गई। तो ये पिंड या गोला जो भी कह लें, ये ऋणावेशित हो गया। तो इसका मतलब कि अब इसकी परिभाषा बनानी होगी। तो ऋणावेश बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। सामान्य अवस्था से, न्यूट्रल पोजीशन से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन आ गए।
अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है इसका कि वैद्युत आवेश के मूल गुण कौन कौन से होते हैं। आवेश के मूल गुण, तो मुख्यतः इसके गुण जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश संरक्षित है और वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। अब चलिए एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहला देखते हैं, आवेशों की योज्यता, स्कीम ऑफ चार्जेस। यानी कि आवेश एक तरह की अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि आवेश को आवेश में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए अदिश हो गया। तो अदिश को जोड़ने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं भाई? बीजगणितीय योग किया जाता है अदिश का। तो योज्यता का मतलब जोड़, तो इसको जोड़ने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? बीजगणित का। तो बीजगणित जैसा कि आप जानते हैं कि चिन्हों के साथ जोड़ते हैं, चिन्हों के साथ जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। यानी कि अगर जो है अगर 2 संख्याएं हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो कैसे जोड़ते हैं? एक प्लस में है और एक माइनस में। जैसे मान लीजिए कि -2 और इसमें +4 जोड़ना है, तो घटा देंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाता है? घट जाता है, तो 2 हो जाएगा और धन चिन्ह ज़्यादा है तो धन हो जाएगा। तो इसको बीजगणितीय योग बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों को यही समझना है कि योज्यता का मतलब जोड़, यानी कि ये अदिश राशि होने के कारण इसका हम बीजगणितीय योग करेंगे। तो आइए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई निकाय है, कोई बर्तन है, मान लीजिए निकाय का मतलब होता है, तो उसमें जो है आवेश रखे हुए हैं। कौन कौन से आवेश रखे हुए हैं भाई? +3 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है, +4 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है, -2 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम। ये सब आवेश उस निकाय में रखे हुए हैं। तो पूछ रहा है इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा? तो कुल आवेश का मतलब सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे भाई? ये आवेश हैं, तो आप जानते हैं कि आवेश की योज्यता में जो है बीजगणितीय योग करते हैं। तो बीजगणितीय योग करने का मतलब कि चिन्हों के साथ जोड़ेंगे। तो सबको चिन्हों के साथ यहाँ देखिए जोड़ दिया गया है। तो टोटल अगर आवेश हम Q मान लें, टोटल आवेश अगर हम Q मान लें, तो Q इज इक्वल टू देखिए +3 माइक्रोकूलाम, +4 माइक्रोकूलाम, -2 माइक्रोकूलाम, -5 माइक्रोकूलाम। तो जब टोटल करेंगे तो प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और माइनस को माइनस के साथ जोड़ देते हैं तो 2 और +5 हो जाएगा माइनस के साथ। तो अब देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या होता है? घटता है। तो यानी कि 7 में से 7 निकल जाएगा तो 0, यानी कि आवेश क्या हो जाएगा? 0। यानी कि उस निकाय का आवेश कितना है? 0 है, यानी कि वो उस पर कोई आवेश नहीं है। अब इसके बाद अगला है आवेश संरक्षण। अगला है आवेश संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जैसे आप ऊर्जा में ऊर्जा संरक्षण पढ़े होंगे कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आवेश के बारे में भी है कि आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। अर्थात प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश क्या है? सुरक्षित है। हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, और न ही हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब देखिए ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर भी आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से, यानी कि इसमें ट्रांसफर हम कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर हम क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं। इस तरह से भाई वो चला गया तो नष्ट तो हुआ नहीं। पहले मान लीजिए कि आवेश जो है
इस पेन पे था, अब इस पर से ट्रांसफर होकर इस पे चला गया, तो बस इतना ही हुआ, नष्ट तो हुआ नहीं, ठीक है, और न ही कहीं से आप उत्पन्न किए। इसके बाद है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण में क्या है भाई, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। कोई भी आवेशित वस्तु है उस पर आवेश हमेशा न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। समझने की कोशिश करिएगा। न्यूनतम आवेश को हम क्या बोलते हैं भाई, हम जो है ई बोलते हैं न्यूनतम आवेश को। इस प्रकृति में पाया जाने वाला न्यूनतम आवेश कितना होता है, ई होता है, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। तो अब जो है कहने का मतलब ये है कि जो आवेशित वस्तु है उस पर आवेश हमेशा किस तरह से वितरित होगा, तो पूर्ण गुणक के रूप में ही होगा। आगे अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो अब इसकी परिभाषा बनी हुई है, हमने लिख रखा है कि आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। भाई जब वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा तो हम उसे अनिश्चित रूप में कैसे विभाजित कर सकते हैं, अंतरंडम हम विभाजित नहीं कर सकते, वो टूटेगा तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ही टूटेगा। इस प्रकार किसी वस्तु पर आवेश को आवेश अगर Q हो तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब कहेंगे N क्या है, तो N जो है N इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो अगर हम जो है 1 रख देंगे तो ये जो है, और ई की वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको हम लोग जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रखेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 ही हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 ही हो जाएगा। तो ये एक पूर्ण गुणज के रूप में हो रहा है, मतलब कि एक परफेक्ट नंबर से मल्टीप्लीकेशन है इसमें। अब जो है जैसे कि अब ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है कि प्रकृति में, देखिए जैसे लिखा है ये क्वेश्चन आपका कि प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। ऑप्शन दे रहा है, पहला 1/3e, 5/7e, 1/2e, 5e। तो देखिए ये पूर्ण गुणज नहीं माना जाएगा। 1/3 डेसिमल वैल्यू को शो करेगा, 5/7 भी पूर्ण नहीं है, डेसिमल को शो करेगा, 1/2 भी पूर्ण नहीं है, डेसिमल को शो करेगा। 5 क्या है, परफेक्ट नंबर है, जैसा कि आपने ऊपर देखा, यानी इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो 5 आना चाहिए। तो अब Q इक्वल टू यानी होता है तो 5 रख दीजिए n के जगह पे। n के जगह पे क्या रख दें, 1 2 3 4 रख दें, 5 रख दें, तो 5 क्या कहलाएगा, इसका पूर्ण गुणज कहलाएगा। तो विकल्प है, सही है। अब कुछ नोट हमने आपके लिए यहाँ लिख रखा है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, प्रकृति में सबसे न्यूनतम आवेश ई होता है। अभी हमने बताया कि प्रकृति में सबसे न्यूनतम आवेश क्या है, ई है, जिसका मान कितना होता है 1.6 इंटू, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सेकेंड होता है कि -1 कूलाम आवेश में लगभग 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब ये क्या है, आवेश है, आवेश की मात्रा है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको याद रखिएगा हमेशा कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक माइक्रो कूलाम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का 10⁻13 गुना आवेश होता है। मतलब इतने आवेश में एक इलेक्ट्रॉन का कितना गुना आवेश होता है, 10⁻13 गुना, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हुआ ये वैल्यू, इतना आवेश होता है। अब जो है, अब आपका जो है एक और क्वेश्चन यहाँ से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसकी पूछने की संभावनाएं बनती हैं 1 नंबर में, वो कुछ इस तरह से है। देखेंगे ये क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए एक कूलाम, ये क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए, आप फार्मूला जानते हैं क्वांटमीकरण में
कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है। Q की वैल्यू आपका दिया हुआ है 1 कूलाम, तो लिख लेंगे Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। और N की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब कि संख्या पूछी जा रही है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब N की वैल्यू पूछी जा रही है। और E की वैल्यू आपको पता है, याद रखिएगा हमेशा, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलाम, ये हमेशा काम आएगा, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। तो N इज इक्वल टू क्या होगा भाई, N इज इक्वल टू E से डिवाइड कर देंगे तो Q अपान E हो जाएगा। तो Q की वैल्यू हमारा कितना है 1 कूलाम, और E की वैल्यू हमारा कितना है, देखिए 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलाम, तो यहाँ रख दिया, कूलाम से कूलाम कट गया, संख्या का कोई मात्रक होता नहीं है। तो अब 1 में जब 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है निकल के, जैसा कि हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि 625 इंटू 10 का पावर 16 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं रुक इसलिए रहा हूं कि आप लोग अच्छे से इसको लिख लेंगे, आपको अच्छे से दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन, ये ई लिख करके और यहाँ पे पावर अगर माइनस लगाओ तो इलेक्ट्रॉन, और ई लिख के अगर प्लस लिखा हो तो ये इसको पढ़ते हैं प्रोटॉन। तो किसी वस्तु पर 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 का पावर 7 प्रोटॉन कह सकते हैं या धनावेश कह सकते हैं, आवेश हैं, तो वस्तु पर कुल आवेश कितने हैं, वस्तु पर कुल आवेश कितने हैं। तो क्या दिया हुआ है भाई, देखिए 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये देखिए एक न्यूमेरिक वैल्यू से इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, माइनस लगेगा। इतनी ही वैल्यू प्रोटॉन के लिए भी होती है, लेकिन किस में होती है, प्लस में होती है। ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये माइनस लगता है और प्रोटॉन के लिए क्या होता है, प्लस लगता है। वैल्यू दोनों की क्या होती है, ये सेम होती है, दोनों के लिए सेम होती है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 10 का पावर 10 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, देख लीजिए ये माइनस 1.6 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, बीजगणितीय योग से घट जाता है। तो 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं घट जाएगा, तो माइनस नहीं बचेगा, कूलाम। ठीक वैसे ही जो है दूसरा है इसमें 10 का पावर 7 प्रोटॉन, इसको कह सकते हैं ई प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई। अब वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर 7 इंटू प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पर आवेश प्लस में 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा। अब जो है कुल आवेश कैसे निकलेगा भाई, तो जोड़ देंगे दोनों को, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो वस्तु पर कुल आवेश Q इज इक्वल टू, ये आपका माइनस में आया था इतना तो लिख दिया, प्लस ये प्लस में आया था दोनों। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये देखिए ये डिफरेंट है दोनों का, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेट करेंगे तो 1.5984 इंटू 10 का पावर माइनस 9 कूलाम आएगा। ओके, अब जो है इसके बाद यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करेंगे, इस न्यूमेरिकल को फिर से आप लोग सॉल्व करेंगे समझ के, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, या हमारे पास कॉल कर लें, फ़ोन कर लें, हमारा नंबर आपके पास होगा ही, स्कूल के द्वारा प्रोवाइड कराया गया होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क ही रहा कि ये हमने जो न्यूमेरिकल हमने बताया है उसको आप लोग ठीक से करें, न्यूमेरिकल पे विशेष फोकस करें। मैं हमेशा से फोकस करता हूँ और आप लोगों को एक एक न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। बस आप पूरे वीडियो को जो है अंत तक देखें, हमारे साथ अंत तक बने रहें, तभी जाके समझ में आएगा। बीच में अगर वीडियो को छोड़ देंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हर वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ अंत तक
देखिए और उसे 100% अपने अंदर ग्रहण कीजिए। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।